सो क्लास 10th थर्ड पार्ट लेके आए हम लोग क्लास 10th का, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हमने रिएक्शन देखा था, सेकंड में हमने कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो स्टूडेंट एक बार फिर से बोल देते हैं कि अगर न्यू हैं आप इस चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम क्या है स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम क्या है इसका? डिस्प्लेसमेंट, यानी कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, हटा देता है। ठीक है, ये होता है इसके अंदर। हम एक एक्टिविटी दी है, हम पहले उसको रीड करते हैं फिर ध्यान से पढ़ेंगे। एक्टिविटी क्या है? टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। मतलब हमको आयरन की नेल्स लेना है 3 और उनको क्या करना है? रब करना है सैंड पेपर से, मतलब जो जंग छुड़ाने वाला पेपर होता है उससे सारी क्या क्लीन हो जाएंगी, जिससे इनके ऊपर रस्ट नहीं रहेगा। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड ए एंड बी। हमको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है जिन पर ए और बी नेम देना है। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट। हमको उसके अंदर सॉल्यूशन लेना है कॉपर सल्फेट। क्लास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। जो ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ना, ये इस कॉपर सल्फेट की वजह से है। ठीक है। टाई 2 आयरन नेल्स विथ अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली। टाई यानी हमको यहाँ पर 2 ऐसी आयरन की नेल लेना है, उनको बांध देना है ना, विथ अ थ्रेड, किसी धागे से ऐसे बांध के, एंड इमर्स मतलब डुबा देना है। इमर्स यानी इसके अंदर डिप कर देना है केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने इनको इमर्स्ड किया है, डुबा दिया है। अबाउट 20 मिनट्स। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन। अब आप क्या करेंगे? एक आयरन नेल को वहाँ से बाहर निकाल लेंगे और एक को उसी में रहने देंगे। किसके लिए? कुछ कंपैरिजन हमको आगे करना है कि रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। ठीक है। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 20 मिनट के बाद हमको आयरन नेल में से सॉल्यूशन में से आयरन नेल को बाहर निकाल लेना है। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि ये जो सॉल्यूशन था इसका फाइनल आंसर हमको सेकंड पेज पे दिया है। हम उसको देखते हैं ध्यान से स्टूडेंट। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब ए है और ये है टेस्ट ट्यूब नंबर बी। क्या हुआ था स्टूडेंट? हमने सॉल्यूशन में से आयरन नेल को एक वाले सॉल्यूशन में से जल्दी निकाल लिया था और एक के अंदर से थोड़ा देर से निकाला था। ठीक है, जिसके अंदर से जल्दी निकाल लिया था ना, उसके अंदर कलर अभी भी ब्लू ही रहेगा, और जिसके अंदर हमने ज़्यादा देर तक रखा उसका कलर बिल्कुल क्लियर हो चुका है ना। ब्लू कलर जो था सॉल्यूशन का वो ख़त्म हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ? इसका रीज़न हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार की रिएक्शन हुई है स्टूडेंट। क्या हुई है? एक प्रकार की रिएक्शन हुई है, और वो रिएक्शन क्या हुई है हम ध्यान से देखेंगे। हम उसको यहाँ समझते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन क्या हुई स्टूडेंट, कि यहाँ पर आयरन की जो नेल थी, मतलब लोहे की रॉड Fe, आयरन की नेल ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्शन किया, तो जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। किससे? कॉपर से। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन Cu कॉपर। तो आयरन क्या करता है? इसमें से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह बैठ जाता है और नया फॉर्मूला बना लेता है, नया कंपाउंड बना लेता है, जिसको कहते हैं FeSO4 आयरन सल्फेट, और कॉपर यहाँ से बाहर निकल जाता है। क्योंकि मैंने क्या कहा था आपको कि जो ब्लू कलर है, ये जो ब्लू कलर है ये कैसा है? ये CuSO4 का है, कॉपर सल्फेट का है। क्योंकि हमने टेस्ट ट्यूब ए में से आयरन की नेल हटा दी थी, हमने इस टेस्ट ट्यूब ए में से आयरन नेल हटा दी, तो क्या हुआ? इसका जो इस टेस्ट ट्यूब में प्रॉपर रिएक्शन नहीं हो पाई, इस वजह से इसका कलर ब्लू ही है। लेकिन जिसके अंदर आयरन नेल रखी रही, जिसके अंदर आयरन की नेल ज़्यादा टाइम तक रखी रही, उसके अंदर पूरी रिएक्शन हो गई, और जितना भी कॉपर सल्फेट था वो कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट बन गया, जिसकी वजह से ब्लू कलर डिसअपियर हो गया। इसका मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूरी नहीं हो पाई, इसलिए अभी भी इसके अंदर कॉपर सल्फेट था, इसलिए इसका कलर अभी भी ब्लू है। लेकिन यहाँ पर पूरी रिएक्शन हो गई, दूसरी जो टेस्ट ट्यूब थी इसके अंदर पूरी रिएक्शन हो गई। अब यहाँ देखिए नेल्स में क्या डिफरेंस आया। जो फर्स्ट नेल थी
इसको हमने इसमें से जल्दी बाहर निकाल लिया, तो क्या हुआ, वो एज इट इज़ वैसी की वैसी है, ज़्यादा कलर नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ, सेकेंड रिएक्शन में ये हुआ कि जो आयरन नेल थी, इस आयरन नेल के ऊपर ग्रीन कलर का कॉपर चढ़ गया। ठीक है, वो थोड़ा सा ब्राउन सा दिखाई देता है, ग्रीन या ब्राउन कलर का हमारा जो कॉपर है वो इस रॉड के ऊपर या इस नेल के ऊपर जम गया, इसलिए एक नेल का कलर भी चेंज हो गया। आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, वो ऐसी हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट, एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन हुई है। किसके बीच में हुई है, आयरन और कॉपर सल्फेट में। बट फाइनली क्या हुआ कि आयरन जो था वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, इसलिए उसने कॉपर को इसमें से हटा दिया और वहाँ खुद आ गया, FeSO4 बना लिया और कॉपर को इसमें से देखिए डिस्प्लेस कर दिया। वो कॉपर जो डिस्प्लेस हुआ वो कहाँ जमा हो गया, वो आयरन की नेल के ऊपर जमा हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही होती है कि इसके अंदर जो ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, सो इन दिस रिएक्शन iron has displaced or removed another element copper from the copper sulfate solution. This reaction is known as the displacement. ठीक है, तो यहाँ आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आ गई होगी कि मोर रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है या हटा देता है। कुछ और एग्जांपल्स क्लास हमको बुक में गिवन है, जैसे कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अगर ये काम हम जिंक की रॉड भी अगर डाल देते हैं, मतलब सपोज इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, आयरन की जो नेल डाली थी या आयरन की रॉड डाली थी, अगर आयरन नेल के प्लेस पे अगर हम जिंक मेटल की रॉड भी डालेंगे तो भी सेम रिएक्शन होगी। जिंक भी क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से रिमूव करके उसकी जगह ZnSO4 बना लेगा, जिंक सल्फेट और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, ऐसा बहुत सारे सॉल्यूशन में होता है, जैसे कि ये पीबी मतलब होता है लेड। पीबी क्या होता है स्टूडेंट, लेड। CuCl2, यहाँ पर भी क्या हुआ, पीबी इस Cu को हटा देगा, तो ये PbCl2 से रिएक्शन करके PbCl2 बना लेगा और कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो क्लियर है स्टूडेंट, है ना। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। यहाँ पर जिंक और यहाँ पर ये जो लेड है ये इस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव थे, इसलिए इन दोनों ने इस कॉपर को हटा दिया बाहर और वो खुद वहाँ पर कंपाउंड बना चुके हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेम टाइप से होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि सिर्फ एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा था यहाँ पर कॉपर। अब जो रिएक्शन देखेंगे उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब 2 थिंग्स डिस्प्लेस होंगी या 2 कोई भी ग्रुप्स डिस्प्लेस होंगे। चेक कर लेते हैं हाउ। डबल डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी दी है, पढ़ लेते हैं पहले क्या लिखा है। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4, सोडियम सल्फेट। किसी टेस्ट ट्यूब में हमने 3 ml सोडियम सल्फेट लिया है। हाँ ये है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमने 3 ml सोडियम सल्फेट लिया। इन अनादर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड। एक और सब्सटेंस है ये जिसके अंदर हमने क्या किया है, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, मिक्स द 2 सॉल्यूशन, हमने दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया तो हमें क्या दिखाई देगा, हमको यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाई देंगी स्टूडेंट। सोडियम, अब इसको मैं कॉपी में समझाऊं तो थोड़ा ज़्यादा इजीली हो जाएगा आपके लिए। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा राइटिंग वे में कर लेते हैं। हम इस रिएक्शन को लिख लेते हैं। देखिए आपको क्या दिया है, Na2SO4। ठीक है, हम सिर्फ समझ रहे हैं इसलिए हम ये एक्वस और नाम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ समझ रहे हैं। Na2SO4 को कहते हैं सोडियम सल्फेट। इसकी रिएक्शन हो रही है BaCl2 के साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में देखिए हर एक चीज़ 2 आयन से मिलकर बनती है। यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव आयन है और SO4 माइनस का आयन है, बेरियम पॉजिटिव आयन है और ये माइनस का आयन है। तो होता ये है कि ये दोनों कंपाउंड से इधर का जो पॉजिटिव आयन होता है वो दूसरे तरफ के नेगेटिव आयन से रिएक्शन करता है और यहाँ का पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन से रिएक्शन करता है। तो अब क्या होगा, बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा BaSO4 और
Na2 जो है वो Cl2 के साथ रिएक्शन करके बनाएगा 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। SO4 को Cl2 ने डिस्प्लेस किया और Ba को Na ने, मतलब दो दो चीज़ें डिस्प्लेस हुई, इसलिए इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है क्लास? बट यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये जो BaSO4 है ना, ये सॉलिड बन जाता है इस रिएक्शन में, ये सॉलिड बन जाता है, जिसको हम प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। तो यहाँ इसके क्रिस्टल बन जाते हैं, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। हम बुक में भी देख लेते हैं एक बार। तो हम क्या देखेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस, एक वाइट कलर का सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो कि वाटर में या सॉल्यूशन में घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल रहता है, जिसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। इसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिस्टम से अलग हो जाता है। देख रहे होंगे आप इसमें थोड़ा वाइट वाइट कलर के क्रिस्टल दिख रहे हैं, टुकड़े दिख रहे हैं, जैसे कोई सॉलिड, जैसे बर्फ के टुकड़े कैसे होते हैं उस टाइप से छोटे छोटे पीसेस दिख रहे होंगे जो इस सॉल्यूशन में घुल नहीं रहे हैं, इसलिए उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो अब यहाँ से एक टाइप की और रिएक्शन आपको समझ में आएगी, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट, मतलब कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई प्रेसिपिटेट बन जाता है, उस टाइप की रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल भी है और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन भी है स्टूडेंट। आप अगर टिक करना चाहे तो कर लीजिए, और ये उसका एग्जाम्पल है। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर BaSO4 बेरियम सल्फेट का क्या बन रहा है? प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। चलिए न्यू पेज टर्न कर लेते हैं। सो क्लास, व्हाट कॉजेज दिस? द वाइड प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 एंड Ba2+, ये दोनों आयंस थे, एंड द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड। दूसरा प्रोडक्ट क्या बना इसके अंदर? NaCl बना था, उसके अंदर भी दो आयंस थे। ठीक है, तो सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आयंस का एक्सचेंज हो। अभी हमने क्या देखा था? आयंस चेंज हुए थे। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कॉपी में। हमने क्या देखा था कि यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज होता है। सोडियम आयन SO4 को छोड़ के क्लोरीन के पास चले गए थे, और Ba के आयन क्लोरीन को छोड़ के SO4 पे गए थे, यानी एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ था। और जब भी एक्सचेंज ऑफ आयन होता है बिटवीन द रिएक्टेंट, इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है क्लास? एक एक्टिविटी दी है, आप इसको रीड कर लीजिएगा, इसका एक और फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट काइंड ऑफ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये कोई न्यू टाइप की रिएक्शन नहीं होती स्टूडेंट, ये हमारे इन सभी रिएक्शन के साथ ही होती है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम देखते हैं, एक्टिविटी भी है, वो भी पहले रीड करते हैं। हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, मतलब किसी चाइना डिश में 1 ग्राम हमने कॉपर का पाउडर लिया है और हम उसको हीट करने हैं। ठीक है, किसी बर्नर से उसको हीट कर रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे, जब हम इसको हीट करते हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है, ये गर्म होता है ना, और इसके ऊपर जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन कर लेता है और एक नया सब्सटेंस बना लेता है, जिसको कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। क्या कहते हैं? कॉपर ऑक्साइड। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये ऑब्जर्व करेंगे, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ अ ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड। यहाँ पर 2 उसकी वैलेंसी होती है कॉपर की। क्या होती है स्टूडेंट्स? यहाँ कॉपर की वैलेंसी होती है 2, इसलिए इसको रोमन नंबर में ऐसे 2 लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके ऊपर जो कॉपर है, कॉपर क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि उसको हम हीट कर रहे हैं। हीट करने से क्या होगा? थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, एनर्जी आने से बहुत बार रिएक्शंस हो जाती है स्टूडेंट। आप थोड़ी बड़ी क्लास में जाओगे तो समझ भी जाओगे। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है, एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन और कॉपर रिएक्शन कर रहे हैं, जिससे कि कॉपर के जो ऊपर की सरफेस है वहाँ पर एक कंपाउंड बन रहा है, जिसको कहते हैं कॉपर ऑक्साइड, जो कैसा होता है? दैट इज़ ब्लैक कलर्ड। वो ब्लैक कलर का होता है, इसलिए इसके ऊपर की जो सरफेस है वो ब्लैक कलर हो जाएगी। ये सब्सटेंस क्यों बना? बिकॉज ऑक्सीजन और कॉपर में रिएक्शन हुई। तो 2Cu + O2, ये Cu क्या होता है? कॉपर के एटम्स है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। अब ये फॉर्मूला कैसे बना? ये फॉर्मूला कुछ और क्यों नहीं बना? इसके लिए मैं आपको एक
थिंग समझाता हूँ जो आपको क्लास 9th की है स्टूडेंट, है ना, जिसको कहते हैं वैलेंसी। देखो 2Cu प्लस O2 जो है वो Cu2O2 क्यों नहीं बना, 2CuO ही क्यों बना, इसका रीज़न होता है वैलेंसी। देखो कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है 2 भी होती है, लेकिन इस टाइम पर वैलेंसी उसकी 2 है, Cu2+, और यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है O2-। क्रिस क्रॉस फॉर्मूला क्लास 9 पे हम सीख के आए हैं कि जिसकी वैलेंसी प्लस और इसकी वैलेंसी है माइनस, 2 सेम वैलेंसी है तो कट जाएंगे, इसका 1 इसका 1, तो ये बन जाएगा CuO, क्यों, क्योंकि ये कट के 1 हो गए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CuO बनेगा स्टूडेंट वैलेंसी के अकॉर्डिंग। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला यहाँ लिखा ना उन्होंने, इसलिए इन्होंने यहाँ पर कॉपर 2 लिखा, क्योंकि यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी कितनी है, 2 है स्टूडेंट। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन में रिएक्शन होने के कारण इसके ऊपर नया सब्सटेंस बना जिसको कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। देखिए जब भी कोई चीज़ या कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है ना, तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं स्टूडेंट। जैसे यहाँ कॉपर ने ऑक्सीजन को अपने साथ ऐड कर लिया, तो इस टर्म को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, कि यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या कहते हैं स्टूडेंट इसे हम, कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है और ये इसने बनाया कॉपर ऑक्साइड। इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर, अब हमको कुछ और नया दिया है, जैसे ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है, इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, इस हीटेड मटेरियल के ऊपर से अगर अपन हाइड्रोजन गैस पास कर दें, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन, मतलब अगर ये जो बना है इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास कर दे तो वो फिर से पुराना जैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। मतलब जो कॉपर ऑक्साइड यहाँ ब्लैक कलर का बना था वो फिर से ख़त्म हो जाता है। तब फिर भी क्या होगा, एक और रिएक्शन होगी। वो रिएक्शन कौन सी होगी, CuO बना था यहाँ सरफेस के ऊपर, हमने उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस निकाल दी, H2 गैस निकाल दी, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन H2 गैस ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O वाटर की वेपर बना ली है। क्या बना ली है, वाटर की वेपर्स। और जो Cu था वो फिर से अलग हो गया, मतलब जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन पीछे देखी ना हम लोगों ने, कि हाइड्रोजन ने Cu को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन ने Cu को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया और ऑक्सीजन को अपने साथ ले गए, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर से वो Cu बन गया। तो रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट हो गई। जब पहले हीट करा था तो CuO बना, जब ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास करी तो Cu फिर से कॉपर जो था फिर से कॉपर के फॉर्म में आ गया। यहाँ से क्या देखा कि यहाँ से हाइड्रोजन जो है पहले वाले इसमें क्या देखा कि ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन कॉपर से जुड़ गया तो इसको ऑक्सीडेशन बोला। अब यहाँ क्या हुआ कि कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, कॉपर से ऑक्सीजन हट गया तो ऑक्सीजन के जुड़ने को कहते हैं ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन के निकलने को कहते हैं रिडक्शन। ये पहला तरीका हो गया। देखिए फिर से समझा दूँ आपको। यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ गया तो यहाँ हम क्या बोलेंगे कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पर ऑक्सीजन कॉपर के पास से हट गया, रिएक्शन के बाद देखो ऑक्सीजन कॉपर के पास है क्या, नहीं है, हट चुका है, तो इस टर्म को हम कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। लेकिन जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वहाँ रिडक्शन होता ही होता है, दोनों एक साथ चलते हैं। ये हमेशा होता है कि जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वहाँ रिडक्शन। तो हम दोनों चीज़ें लिख लेते हैं, ऑक्सीजन के टर्म में लिख लेते हैं और हाइड्रोजन के टर्म में। ऑक्सीजन आती है किसी सब्सटेंस के पास तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, अगर ऑक्सीजन जाती है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। अगर हाइड्रोजन आता है तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन। और हाइड्रोजन जाता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। कॉपर ने ऑक्सीजन लिया तो कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देखिए कॉपर ने ऑक्सीजन को हटाया तो कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन। लेकिन यहाँ ये भी तो देखो कि ऑक्सीजन जो था, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को जोड़ लिया, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को प्लस कर लिया, तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया क्योंकि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को लिया, ठीक है। मैं फिर से आपको एक बार लिखवा देता हूँ, 4 पॉइंट है, आप उनको ध्यान रखिएगा। इफ एनी सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस
टेकिंग ऑक्सीजन, अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाए, है ना, या फिर ऑक्सीजन मिल जाए तो उसको क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन। दूसरा, ऑक्सीजन रिमूव्स, अगर किसी मटेरियल के पास से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो उस टर्म को कहते हैं रिडक्शन। थर्ड, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी टर्म में किसी भी मटेरियल में हाइड्रोजन ऐड हो जाए, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का एटम है ना, ऐड हो रहा है, तो उसको भी हम रिडक्शन कहते हैं। हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन, और हाइड्रोजन का निकलना रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन हट रही है, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन हटता है तो उसको भी हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन कहते हैं। बहुत सिंपल सी टर्म है, याद कर लीजिए, बहुत बढ़िया है। ऑक्सीजन आएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जाएगा रिडक्शन, हाइड्रोजन आएगा रिडक्शन, हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीडेशन। बहुत सिंपल सी चीज़ें, ठीक है, लेकिन पहचानना होता कि किसके पास से जा रही है। यहाँ ऑक्सीजन इसके पास से जा रही है तो रिडक्शन, इसके पास ऑक्सीजन आ रही है तो इसका ऑक्सीडेशन। तो इसलिए दोनों चीज़ें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा साथ चलता है स्टूडेंट, हमेशा क्या होता है, साथ चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, वही मैंने आपको भी बताया। इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन, अगर कोई ऑक्सीजन को लूज करे ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस, वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है, ठीक है। रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन, और जो मटेरियल ऑक्सीडेशन करता है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड। जो मटेरियल रिड्यूस होता है, मतलब जो रिडक्शन करता है, उसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड मटेरियल। क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैं बता चुका हूँ, आप पढ़ लेना जो मैंने पीछे बताया, जो 4 मेन पॉइंट लिखवाए थे। इस रिएक्शन को फिर से देखिए, अब मैं बताता हूँ कौन रिड्यूस हुआ है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीजन हट चुकी है तो CuO बन गया Cu, तो ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप आपकी क्या है, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन हटा, ऑक्सीजन हटने को क्या कहते हैं, रिडक्शन। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया, हाइड्रोजन को क्या हुआ, ऑक्सीजन मिल गया, तो ऑक्सीजन का मिलना क्या होता है, ऑक्सीजन का मिलना होता है ऑक्सीडेशन, इसलिए इसको हमने क्या कहा, ऑक्सीडेशन का स्टूडेंट, ठीक है। सम अदर एग्जाम्पल, ये कुछ और एग्जाम्पल है जैसे ZnO+C, है ना। अब इनको अपन कॉपी में करते हैं तो हमको समझ में आएगा कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। क्लियर है क्लास, चलिए देखते हैं। बहुत इजी सा काम है, ठीक है। हम एक न्यू पेज ले लेते हैं और फिर इस पर सॉल्व करते हैं। चलिए, हमारी रिएक्शन है, क्योंकि स्टूडेंट इस पर क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को कंफर्म्ड है कि इस पर क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स में आ जाते हैं कि हमसे ऐसे रिएक्शन देके पूछ लेंगे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस, आपको बताना है। तो ZnO+C से जिंक प्लस CO, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। किसके पास से ऑक्सीजन हट रही है, जिंक ऑक्साइड, ये जो जिंक ऑक्साइड है इसके पास से ऑक्सीजन हट गई, देखिए यहाँ थी, रिएक्शन के बाद नहीं है, तो कौन किसके पास से ऑक्सीजन हटी, ZnO, तो हम यहाँ लिखेंगे ZnO इज रिड्यूस्ड। क्या हुआ है, ZnO हमारा रिड्यूस हो गया, ZnO क्या हो गया हमारा, रिड्यूस हो गया। किसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, कार्बन के पास, कार्बन के पास ऑक्सीजन थी क्या, नहीं थी, लेकिन रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन आ गई तो कार्बन को ऑक्सीजन मिली। क्या हुआ, कार्बन को ऑक्सीजन मिली। जब किसी चीज़ को ऑक्सीजन मिलती है तो वो ऑक्सीडाइज होता है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। स्टूडेंट क्लियर हो गया आपको, एक रिएक्शन, ये हमको पता नहीं था, हमने सीख लिया, ठीक है। एक और एग्जांपल है, वो थोड़ा सा अच्छा है और थोड़ा बड़ा सा है, उसमें कुछ और सीखने को मिलेगा। एग्जांपल है MnO2
प्लस 4HCl, बुक में ही दिया है, इससे बनता है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो क्लास ऑक्सीजन किसके पास थी? ऑक्सीजन हमारी थी मैग्नीज के पास। ठीक है, किसके पास थे स्टूडेंट? ऑक्सीजन मैग्नीज के पास थी, और अब एक मैग्नीज के पास नहीं है, तो ऑक्सीजन के हटने को अपन क्या कहते हैं? बताइए स्टूडेंट, क्या कहते हैं? रिडक्शन। ऑक्सीजन इसके पास से हट गया तो MnO2 क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। इसके पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर है क्या? नहीं है, मतलब MnO2 इज रिड्यूस्ड। वो क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया स्टूडेंट। ठीक है, और ऑक्सीजन गेन किसने किया है? बताइए, ऑक्सीजन गेन किसने किया है? ऑक्सीजन गेन किया है हमारे HCl ने, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्लियर क्लास? तो हमको यही चीज़ें पूछी जाती है कि कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, तो हमने देख लिया। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ पर एक रिकॉल एक्टिविटी हमको बताइए। हमने पहले पढ़ा था कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वो डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है ऑक्सीजन में, और वाइट सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। ठीक है, हम इस रिएक्शन से भी देखेंगे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। सब्सटेंस क्या था? Mg प्लस O2 से MgO बन गया। ठीक है, तो क्या हो गया? मैग्नीज 2Mg था यहाँ पर, मतलब बैलेंस रिएक्शन तो ये थी कि 2Mg प्लस O2 से 2MgO। तो यहाँ मैग्नीज क्या है? अकेला है, ऑक्सीजन मिल गई, तो मैग्नीशियम जो Mg है वो यहाँ पर क्या हुआ? मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ मैग्नीशियम क्या हुआ? मैग्नीशियम यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हुआ स्टूडेंट। क्लियर हो गया आपको? अगर आपसे पूछा जाएगा कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, तो आई थिंक आप लोग अब बता सकते हैं। क्लियर है? सो स्टूडेंट अब देखते हैं करोजन और रेंसिडिटी। हैव यू ऑब्जर्व्ड द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ? हमारी एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है ये हम देखते हैं, पर हमें पता नहीं चलता है। अब सबसे पहला है करोजन। करोजन यानी जंग लगना। सब ने देखा होगा, घर जिसके घर में भी आयरन की बनी हुई चीज़ें हैं, वो कुछ समय बाद थोड़ा सा उनके ऊपर एक रस्ट क्रिएट हो जाता है, जंग सी लग जाती है ना। वो एक टाइप्स की रिएक्शन होती है ना, और वहाँ पर करोजन होता है। ठीक है, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू, मतलब लोहे से या आयरन से बनी हुई चीज़ें स्टार्टिंग में शाइनी होती है, बट गेट कोटेड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर, लेकिन उनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर जम जाता है। कभी आपने देखा होगा, हम उसको थोड़ा सा हाथ से रब करें तो वो गिर जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से जुड़ा हुआ नहीं होता, पाउडर जैसा होता है। कब ऐसा होता है? ऐसा तब होता है व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, अगर हम उसको आयरन के ऑब्जेक्ट को हवा में या एयर में खुला छोड़ दें। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको हम क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। सम अदर मेटल ऑल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर। कुछ और मेटल होते हैं स्टूडेंट जो इस प्रकार से क्या होते हैं? करोड हो जाते हैं, या जिनके अंदर करोजन हो जाता है। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर? क्या आपने कभी कॉपर और सिल्वर के ऊपर देखा है? आपने सुना होगा कि जो सिल्वर से बने हुए हमारे, एक्चुअली सिल्वर के हम क्या करते हैं स्टूडेंट? गहने पहनते हैं हमारे घरों में, है ना, बॉयज़ गर्ल्स, है ना, इनके गहने पहनते हैं, ब्रेसलेट्स पहनते हैं। तो कुछ समय बाद वो थोड़े थोड़े ब्लैक कलर के हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कॉपर के ऊपर भी क्या होता है? ब्लैक कलर धीरे धीरे आ जाता है, और सिल्वर के ऊपर भी क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पर भी करोजन होता है। ठीक है, आपने देखा होगा सिल्वर या चांदी जो होती है धीरे धीरे ब्लैक सी हो जाती है ना। तो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, मतलब जब भी किसी मेटल के ऊपर उसके आसपास के सब्सटेंस, जैसे कि मॉइस्चर यानी क्या होता है? जहाँ पर एयर भी होता है और वाटर भी होता है। मॉइस्चर मतलब जहाँ वाटर की वेपर होती है, जैसे कि आपने देखा होगा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, जब थोड़ा सा हवा में पानी होता है बारिश के समय पे, है ना, या सर्दियों के मौसम में, विंटर सीजन में।
ठीक है, तो वहाँ मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर या कोई एसिड जब किसी मेटल के कांटेक्ट में आता है, इट इज सेड टू बी करोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड करोजन। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ करोजन। ये इनके ऊपर क्या होता है, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है और कुछ कुछ ग्रीन कलर की कोटिंग किस पर आ जाती है, कॉपर के मटेरियल पर। ये भी किसका एग्जाम्पल है, करोजन का। देखो स्टूडेंट, करोजन एक टाइप से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। करोजन क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पर सब्सटेंस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। कहाँ आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी एक्टिविटी बताता हूँ कि अगर आप एक आयरन की नेल को पानी के अंदर डिप करके रख देंगे वाटर में, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचना चाहिए, है ना। अगर पानी के अंदर डिप कर देंगे और अगर इसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो कभी भी इस पर करोजन नहीं होगा, क्योंकि करोजन होने के लिए दो चीज़ें मस्ट रिक्वायर्ड है, एक तो ऑक्सीजन और दूसरा वाटर। वाटर मतलब वाटर की वेपर। आपने यहाँ इसको वाटर तो बहुत सारा दिया है, लेकिन यहाँ पर उसको ऑक्सीजन नहीं दी है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कब होता है, जब ऑक्सीजन मिलती है। और करोजन क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपसे 1 मार्क में पूछ सकते हैं, करोजन इज अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। करोजन क्या है, एक प्रकार की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है स्टूडेंट। करोजन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, करोजन कॉजेज डैमेज टू कार, बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मेटल। से बनी हुई चीज़ों में करोजन होता है, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। आयरन की मटेरियल पर ज़्यादा करोजन होता है स्टूडेंट, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। करोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम। एवरी ईयर इन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। हर साल खराब आयरन को, डैमेज आयरन को ठीक करने के लिए बहुत सारे पैसे गवर्नमेंट के वेस्ट होते हैं। ठीक है, ये करोजन वाला जो पार्ट है हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल में, इसलिए हम यहाँ छोटा सा पार्ट देख के आए हैं। नेक्स्ट काइंड है रेंसिडिटी स्टूडेंट। ठीक है, हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब तेल से या फैट से बनी हुई चीज़ें को अगर थोड़े समय के लिए खुला छोड़ दें तो उनकी स्मेल थोड़ी चेंज हो जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर भी एक प्रकार की ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है स्टूडेंट। When fats and oil containing material open for some time, they getting oxidized। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। क्योंकि रिएक्शन हो रही है तो कुछ नई चीज़ बन जाती है, कोई नए सब्सटेंस बन जाते हैं, इसकी वजह से उनकी स्मेल भी चेंज हो जाती है और उनका टेस्ट भी कन्वर्ट हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, मतलब जिन चीज़ों को हमको ऑक्सीजन से बचाना होता है, ठीक है, आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। मतलब एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें भी होती हैं जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को रोकती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल। ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड के साथ मिला देते हैं। किसके साथ मिलाते हैं, फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड के साथ मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होती है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, मतलब हम क्या करते हैं, एयर को आने से रोकते हैं। जब हवा आएगी नहीं, जब एयर नहीं आएगी तो ऑक्सीजन नहीं होगी। ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो वो लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक अच्छे रहते हैं। Do you know that chips manufacturer usually flush bags of chips with a gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized। मतलब जो चिप्स होते हैं स्टूडेंट, हम लोग खाते हैं चिप्स, है ना, ज़्यादातर पोटैटो चिप्स होते हैं, तो इनके जो पाउच बनते हैं या जिनके जो पैकेट्स होते हैं जिनके अंदर हम लेते हैं, उनमें क्या होता है, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन गैस कैसी है, एक एंटीऑक्सीडेंट है। वो नाइट्रोजन गैस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को रोकती है। ठीक है, जिससे कि हमारे फूड मटेरियल लॉन्ग टाइम तक ठीक रहे। सो क्लियर स्टूडेंट, यहाँ हमारा लेसन फिनिश होता है। एक नेक्स्ट वीडियो में जरूर बनाऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस को मैं समझाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम ये क्वेश्चन भी देखेंगे और जो पीछे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है हम उनको भी प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। ओके।